ऐसा करने से ऐसा ही होता है, ये कहीं किसी रूल बुक में नहीं लिखा। बहुत लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत कंपटीशन है। कुछ भी नहीं था, लाइक रोड, सड़क, बिजली, पानी। लेकिन उन्होंने थोड़ा मोटिवेटिंग तरीके से मेरे को कहा कि भाई सोचना है तो बड़ा सोचो, यूपीएससी सोचो। मजाक उड़ाते थे बहुत सारे लोग, ठीक है, ना टापा जाता है ना लांगा जाता है। ये कहानी ना तो किसी बिजनेसमैन की है और ना ही किसी मशीन की। ये कहानी एक ऐसे टीचर की जिसने असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब छोड़कर एडटेक के रेवोल्यूशन को चुना। ये कहानी है संदीप सर की, कैसे उन्होंने 21 साल की उम्र में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और कैसे वो आज हजारों जिंदगियां बदल रहे हैं। हे गाइस, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड स्टोरी एपिसोड नंबर 1। This is Sandeep Bansal. This is my inspired story, and I would really love to thank TOC for having me on their podcast. मेरी जो स्कूलिंग हुई है, जो मेरी पढ़ाई हुई है, वो हुई है पंजाब का एक शहर है बठिंडा। तो 10th तक मेरी वहाँ पढ़ाई हुई। उसके बाद 11th 12th जो है, ये जिसको 11वीं 12वीं की हैं, तो नॉन मेडिकल में मैंने चूज़ किया था, वो मैंने चंडीगढ़ से किया। और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जो है चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब वहाँ पे जब मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है, लाइक जनरली सेकेंड ईयर के बाद मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैं भी बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरह कहीं ना कहीं कैट की तरफ सोच रहा था। और तब जो है मेरी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हुई मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर हैं उनके साथ। और सिविल सर्विसेज का भी कहीं ना कहीं मन था, पर हमेशा से सिविल सर्विसेज के बारे में यही सुना था कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा और शायद उतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो कर सकता हूँ। बट समहाउ माय ब्रदर रियली मोटिवेटेड मी। उन्होंने कहा कि भाई हम कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। तो ये मेरी प्रिपरेशन में जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा, अगर मेरे से कोई पूछे कि हाउ यू गॉट देयर, मतलब एट द एज ऑफ 21, तो मैं ये कहूँगा कि आई स्टार्टेड अर्ली। लाइक आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ अराउंड 18। तो उस समय पर मैंने अपनी बेसिक जो बुक्स हैं, जैसे NCERTs है, वो पढ़नी शुरू कर दी। जब तक मेरा लाइक इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो उस 2 साल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, मतलब बेसिक सारे पढ़ लिए थे। और उसके बाद जब मैं दिल्ली गया, मतलब कोचिंग के लिए, तो काफ़ी सारा बेस बैकग्राउंड मैं बना के गया था। तो जब मैं वहाँ पे कोचिंग ले रहा था या NCERTs मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने कई सारी बुक्स भी पढ़ के गया था, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कह लीजिए पिकअप कर रहा था। वहाँ पे टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर कर रहा था। एक चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मैंने कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास रेगुलर करनी है। न्यूज़पेपर बहुत रेगुलरली मैं फॉलो करता था। आई स्टिल रिमेंबर मेरा लाइक इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हाथ तंग था, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से कई सारी चीज़ें हुई। लाइक मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई, वोकैबुलरी इंप्रूव हुई, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हुई। इवेंट्स के बारे में पता लगना शुरू हुआ कि कहाँ से कोई इवेंट शुरू हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हेल्प करी। NCERTs बहुत हेल्प करी। तो उसके बाद जब प्रिपरेशन करते गए, एक चीज़ मैंने और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमेशा रखा कि मैंने टेस्ट कोई भी मिस नहीं किया। जो भी टेस्ट होते थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उस पे मेरा बहुत हमेशा फोकस रहता था। तो ये सारे कहीं ना कहीं फैक्टर्स रहे कि पहले ही अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में जब मैंने प्रीलिम्स दिया वो क्लियर हुआ, फिर मेंस भी क्लियर हुआ, और इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंचा। कोचिंग के लिए मैंने दिल्ली शहर चुना, क्योंकि ये कहा जाता था कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो है राजेंद्र नगर पाए जाते हैं या मुखर्जी नगर पाए जाते हैं। तो मैंने भी वो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर तक पहुंचा और अपनी प्रिपरेशन करी। आज के कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों में, जिसको हम हमेशा बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हुआ है। अगर आप सिविल सर्विसेज में देखेंगे 70s और 80s के दौर में, तो आपको बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के ही जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होते हुए दिखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बहुत ही मतलब लिमिटेड, JNU ऑब्वियसली। बट अब रिसेंट टाइम्स में जब से ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, उसमें
ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत फार फ्लंग एरियाज तक पहुंच रही है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग लाइक एज अ टीचर, एज अ मेंटर, तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फार फ्लंग एरियाज में से, मतलब झारखंड के बहुत दूर दराज के गांव के इलाके का जो बच्चा है जहाँ पर वो इंटरनेट जो है पहुंचा है, वो भी एनरोल है एज अ स्टूडेंट, और वो बहुत रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर टेस्ट देता है। तो उस तक जो वो चीज़ पहुंची है, एक स्टूडेंट मिजोरम का है, एक स्टूडेंट लद्दाख का है, तो वहाँ तक जो है एजुकेशन आज तक पहुंची है। अगर मैं अपने कंटेक्स्ट में बात करूँ तो मेरे लिए करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जब हम तैयारी कर रहे थे, कुछ समझाने वाला नहीं था कि उस इवेंट के पीछे की कहानी क्या है। आज के टाइम पे जब आपके पास इतने सारे कह लीजिए वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़ का क्या बैकग्राउंड है ये समझना बहुत आसान हो गया है। और एक जो मैंने अपने टीचिंग करियर में भी ये चीज़ देखी है कि बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स, आप मानेंगी नहीं कि मैंने बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स, डिफेंस सर्विसेज जो कि एक बड़ा सो कॉल्ड मेल बेस्टियन माना जाता है और ज़्यादा मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं, या लगभग सेम रेशो है मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की। तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने घर पे, अपनी फैमिली के पास, अपनी सिक्योरिटी में, अपनी ग्रेजुएशन करते वक्त ही जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा उनको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मुझे दिल्ली आना पड़ा, या बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिल्ली आना पड़ा, ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ ने इस चीज़ को दिखाया है, बट आज के समय पर शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ बेटर हुई है। और जैसे जैसे आप समझ के चलिए कि आने वाले समय में इंटरनेट फैसिलिटीज़ पहुंचेंगी, 5G आ गया है कुछ शहरों तक, वो 5G 4G और 6G की हम बात कर रहे हैं 2030 तक। ये जैसे जैसे कह लीजिए इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट की एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो हम देखेंगे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो वो डेफिनेटली आई वुड से कि आज के अगर समय पर मैं एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर करूँगा, तो मेरा जो प्रिपेयर करने का तरीका होगा और जो जर्नी होगी, जो स्ट्रेटजी होगी, वो अलग होगी जो शायद 15 साल पहले थी। लाइफ ऑफ एस्पिरेंट में मेनली यही रहता है कि जब आप शुरू करते हैं मॉर्निंग में, अगर मैं बात करूं, तो आपका जो सबसे पहला पार्ट होता है, जो शायद आज भी है, कि सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो आदत बन जाती है कि सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट कोई अगर आर्टिकल लगता है, कोई एडिटोरियल अच्छा लगता है तो उसको पढ़ना। ये जो मेरी आदत है ये बॉर्डर एरियाज़ पे भी रही। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं त्रिपुरा में कंपनी कमांडर था और बिल्कुल फार फ्लंग एरिया में था, तो वहाँ पे एक एक हफ्ते का न्यूज़पेपर एक साथ में आता था, क्योंकि लाइक मूवमेंट बहुत लिमिटेड थी। तो जैसे ही न्यूज़पेपर आता था तो ट्रूप्स को पता था कि वो पूरा का पूरा बंडल सबसे पहले निकाल के मेरे ऑफिस में रख के जाते थे कि जो है साहब जो है वो वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो वो चीज़ क्योंकि एक आदत थी कि हाँ भाई न्यूज़पेपर आएगा या जो भी मैगजीन आएगी उसको पढ़ना है। और उसके बाद जो है आपकी प्रिपरेशन में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, फिर आपका जो जनरल स्टडीज़ के जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना, उसको स्ट्रेटजाइज करना कि कौन से एरियाज़ हैं जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन एरियाज़ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये थोड़ा स्कोरिंग एरियाज लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हिस्ट्री में स्ट्रेटजाइज करना, ये सारी चीज़ें जो है, फिर अपना जो एक पीयर ग्रुप होता है उसके साथ डिस्कशन होना रेगुलर बेसिस पे, मेंस की टेस्ट सीरीज में मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। तो ये जो है एक एस्पिरेंट की लाइफ रहती है और सबका अपना अपना तरीका रहता है। मैं अगर मेरी अपनी बात करूँ, मैं थोड़ा सा रात में पढ़ने वाला बच्चा रहा हमेशा से, तो मैं रात में थोड़ा ज़्यादा लाइक रात के 2 बजे तक 3 बजे तक भी पढ़ाई करना, और बहुत लोग उसको सजेस्ट नहीं करते हैं, बट अपनी खुद की बात करूं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहा हमेशा से कि डिनर के बाद वाला जो 5-6 घंटे थे वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहते थे। और इस तरीके से हमारा एक ग्रुप भी था, ठीक है, जो हमें मतलब काफ़ी हेल्प करता था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे हम। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उस तरीके से हमें बहुत हेल्प होती थी। जब शुरुआत में कोचिंग ली तो काफ़ी समय तो कोचिंग में ही निकल जाता था, बट हाँ, जब हमने फुल टाइम अपनी प्रिपरेशन शुरू की, हमने ये ज़रूर इंश्योर किया कि हम संडे को कोई टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन करें या रेगुलर हम टेस्ट करें,
तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ देखिए, एक ये पर्टिकुलर एज भी ऐसी होती है कि उस समय पर आप यंग भी होते हैं, हाँ कह सकते हैं लव इंटरेस्ट भी हैं, और आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है आप पे। अब बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी जिसमें शायद कहीं ना कहीं ये लगेगा कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता था, या वो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है, वो कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली हाल ही में एक बहुत फेमस मूवी थी 12th फेल, जो है उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो अब वो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें फैमिली प्रेशर भी होता है, फिर उधर से भी प्रेशर है, और वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा फोकस अगर आप अपनी स्टडीज़ पे करें वो ज़्यादा बेटर है। और बट अगेन मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो कैसे वो मैनेज करते हैं। ऑफिसर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। बेसिक ट्रेनिंग में वो चीज़ फील नहीं होती है कि आप ऑफिसर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको रगड़ा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। अगर मैं BSF की बात करूं, या CAPF की बात करूं, या आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं, हाँ, बट आप जब यूनिट ज्वाइन करते हो तो वो एक जो स्पेशली एन ऑफिसर जो ट्रीटमेंट है वो आपको मिलता है। बट एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो वो एक जो आई वुड से, मैं हमेशा से पहले भी कहता आया हूँ कि रियलिटी चेक ज़रूर होना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत जो है एक वेल पेइंग जॉब है, और आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एट द सेम टाइम उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और शुरुआत में ऑब्वियसली जब आप यूनिट ज्वाइन करते हैं, टाइम इन होता है, और जो आपको एज एन ऑफिसर ट्रीटमेंट मिलता है वो बहुत अच्छा है। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर आप एज अ कंपनी कमांडर बॉर्डर पे बात करें तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है वहाँ पर। अगर अगेन वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का बॉर्डर मिला है और कहाँ पे आप पोस्टेड हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ थोड़ा सा वेरी कर जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉर्डर। जैसे मेरे को जो पहली पोस्टिंग मिली थी वो त्रिपुरा में थी, वो एक्सट्रीम हार्ड एरिया था, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टफ था इन द सेंस ऑफ यू कैन से वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के रूप में देखें, और इवन एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, क्योंकि लाइक एज सच वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लाइक रोड, सड़क, बिजली, पानी। बट आई वुड से वो वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर भी था, क्योंकि शायद आपने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। जैसे फौज में कहा जाता है कि जब आप बेस लेवल को बिल्कुल देख लेते हैं तो यू बिकम मोर मैच्योर, और वहाँ की जो चैलेंजेस हैं, वहाँ के लोगों के साथ मिलना, और वहाँ के जो चैलेंजेस को समझना, क्योंकि आप एक एज अ स्टूडेंट आप शहरों में पढ़े हो, ठीक है, चंडीगढ़ में पढ़े, दिल्ली में पढ़े, और उसके बाद आप ट्रेनिंग के बाद सीधा पहुँच रहे हैं एक बहुत फार फ्लंग एरिया में, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हम्बलिंग था और बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। उसके बाद मैंने जो है असम में सर्व किया, मणिपुर में सर्व किया, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। तो ये कई जगह जो है एक्सपीरियंस मिला जो है काम करने का, तो वो आपको एज अ पर्सन भी काफ़ी जो है इम्प्रूव करता है। फैमिली, एज फार एज फैमिली इज कंसर्न्ड, मुझे लगता है कि खासकर अगर आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इनिशियली फैमिली लाइफ काफ़ी टफ रहती है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ ऑफिसर्स की जो है शादी जो है, मैरिज जो है वो थोड़ा कुछ सालों बाद होती है, 4-5 साल बाद। अगर आप इमीडिएट शादी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनिशियली जो है टर्म मतलब टेन्योर में, क्योंकि आप बॉर्डर पे हैं, आप एज अ कंपनी कमांडर है, तो अगर आपकी फैमिली, आपकी जो बेटर हाफ हैं, वो अगर रह भी रही हैं तो बटालियन हेडक्वार्टर में, तो हो सकता है आपको बीच बीच में मौका मिले बटालियन हेडक्वार्टर का। उस मामले में जो है खैर जो बटालियन के ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर आपकी स्पाउस जो है वो वर्किंग है, फिर जो है चैलेंजेस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी जॉब है। तो ये एक कह सकते हैं कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम्स में, तो आर्म्ड फोर्सेस में एक ये थोड़ा सा चैलेंज रहा है। बट हाँ, वन यू बिकम डिप्टी कमांडेंट तो फैमिली लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है, या फिर आप हायर हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं, जैसे कि
बटालियन हेडक्वार्टर सेक्टर या फ्रंटियर हेडक्वार्टर या FHQ में अगर आप आ गए, या आप डेपुटेशन पे चले गए SPG में, NSG में, जिसमें कि काफ़ी अच्छा चांसेस आपको मिलते हैं। लगभग 5 साल की सर्विस के बाद जो है SPG NSG का मौका भी मिलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में जो है आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका SPG और NSG में सिलेक्शन हो जाता है तो फैमिली लाइफ काफ़ी जो है बेटर हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है। देखिए, आपको ये मेंटली थोड़ा सा रेडी जो है रहना पड़ेगा कि इनिशियल कुछ साल जो है आपके टफ रहेंगे एज फार एज फैमिली इज कंसर्न। और उसमें भी अगर आप जो कोर्सेज होते हैं, इन सर्विस कोर्सेज होते हैं, उनमें अच्छी ग्रेडिंग लेकर आते हैं और आपको ट्रेनिंग सेंटर्स मिलते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा फैमिली लाइफ का जो है मौका मिलता है। तो ये सवाल मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स का पूछते भी हैं कि फैमिली लाइफ कैसी है और कैसा माहौल है। तो मैं ये कहूँगा कि इनिशियल ईयर्स में टफ है, बट आगे आप कैसा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर और कितनी मेहनत करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली और ऑब्वियसली फ्यूचर में आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है। देखिए, मैं आई वॉज इनिशियली अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, और जब मैंने सिविल सर्विसेज का IAS का इंटरव्यू भी दिया तो भी कहीं ना कहीं मैं हमेशा से ये चाहता था, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ Tier 3 सिटी और एक छोटे शहर से आता हूँ और एजुकेशन को लेकर काफ़ी पैशनेट था, और शायद इसीलिए मैंने पढ़ाई अभी भी जो है मैंने कंटिन्यू रखी ड्यूरिंग BSF, आफ्टर BSF जो है इंजीनियरिंग के बाद लॉ भी करा, LLM करा, 2 MA भी करी, MA हिस्ट्री, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई वॉज क्वाइट पैशनेट अबाउट एजुकेशन, और शायद वो एक मेन कारण भी था सिविल सर्विसेज में जाने का। तो बट लाइक आई गॉट इनटू BSF, और as a coming from a middle class family, you can't leave a government job, that to a group A gazetted officer rank job. So you joined, but eventually started feeling कि नहीं, like my calling is towards teaching, passion is towards teaching. So जब COVID आया तब लगा कि नहीं, मतलब लाइक लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन। यू फील कि हाँ, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या 20 साल की सर्विस के बाद मैं ऐसा करूंगा, एक डिसीजन लूंगा, तब आपको लगता है कि नहीं, like I think it is the time right now. Then I discussed it with my family immediately। तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ से और जो इमीडिएट फैमिली है, फादर हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, सबसे डिस्कस किया। मैंने कभी किसी और से ज़्यादा ना तो उनको एक्सप्लेन किया, ना पूछा कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट हाँ, मेरी जो इमीडिएट फैमिली थी, बोथ माई इमीडिएट फैमिली लाइक माई फादर एंड ब्रदर्स एंड मेरे इन लॉज एंड माई वाइफ, वो जो है they were like fully supportive of my initiative or my calling, and then I left my job, और फिर उसके बाद मैंने I started my teaching career, और पर मैंने अपनी पढ़ाई भी जो है उसके साथ साथ कंटिन्यू रखी। उसके बाद मैंने लाइक लगभग जो है 1.5 से 2 साल लगभग जो है बायजूस में नौकरी करी और बायजूस में पढ़ाया। फिर देन आई स्टार्टेड विद माय ओन प्लेटफॉर्म। तो काइंड ऑफ अभी जो है हम 2 प्लेटफॉर्म्स जो है रन कर रहे हैं। एक टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और एक NCERTquiz.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेज बनाए हैं ताकि बच्चा बेस से कैसे पढ़ाई कर सकता है। ये भी आप कह सकते हैं कि एक इनर कॉलिंग थी, या जब हमने तैयारी शुरू करी तब देखा कि कौन कौन से हमारे वीक एरियाज़ रह गए कि हम NCERTs पढ़ी और कैसे अच्छा उसको पढ़ सकते थे, या कंसोलिडेट कर सकते थे, या उसको एवेल्युएट कर सकते थे। तो उसके बेसिस हमने एक ये प्लेटफॉर्म भी तैयार किया कि चैप्टर वाइज NCERT के क्विजेज बनाए जाएं। तो ये जो है जर्नी है। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई में अपनी जो है लॉ कंप्लीट करी। लॉ कंप्लीट करने के पीछे भी एक काफ़ी लंबी स्टोरी है। छोटा सा उसमें एक ये है कि मेरी 2 साल की लॉ पहले कंप्लीट थी। देन आई केम बैक, देन आई रोट अ लेटर टू चांसलर, वाइस चांसलर ऑल्सो, कि भाई मेरे को लाइक आई वाज इन BSF, मैं अपनी लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे कंप्लीट करने का मौका दिया जाए। देन दे गिव मी अ चांस, हैपन टू बिकम अ लॉयर ऑल्सो, कैरिंग ऑन माई फैमिली ट्रेडिशन। फिर मैंने LLM भी करी, फिर मैंने UGC नेट दिया लॉ में, MA हिस्ट्री करा, उसमें नेट दिया, उससे पहले JRF था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरीके से लाइक आई स्टार्टेड माई टीचिंग, एंड मैं हमेशा इसको टीचिंग जर्नी नहीं बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट येट एंड आई एम लर्निंग। एंड यस, कुछ चीज़ों में लगता है कि मैं अपनी जो नॉलेज है वो इम्पार्ट कर सकता हूँ और स्टूडेंट्स को उसका हिस्सा बना सकता हूँ। सो आई एम डूइंग दैट थिंग राइट नाउ। देखिए, मैं बस एक बात अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में कहूँ तो
जब आप एक छोटे शहर से आते हैं, जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो मैं एक पंजाब का रहने वाला, मेरी हिंदी में 80% पंजाबी थी। मजाक उड़ाते थे बहुत सारे लोग, ठीक है, ना टापा जाता है ना लांगा जाता है, टोए पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हम लाइक आई इम्प्रूव माई हिंदी, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई इंग्लिश। इंग्लिश बहुत पुअर थी। जब सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा तो सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आई स्टिल रिमेंबर लाइक माई ब्रदर मोटिवेटेड मी फॉर सिविल सर्विसेज एंड आई वाज टेलिंग टू माई फादर कि मैं ना स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर ही ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यूपीएससी भी ट्राई कर सकता हूँ। तो माई फादर सेड कि भाई, लाइक उन्होंने थोड़ा मोटिवेटिंग तरीके से मेरे को कहा कि भाई सोचना है तो बड़ा सोचो, यूपीएससी सोचो, तो एटलीस्ट उसके लिए ट्राई करो, कर रहे हो तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और बहुत लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत कंपटीशन है। जब मैं बीएसएफ गया तब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है। त्रिपुरा जब पहली बार पोस्टिंग आई कि बहुत मुश्किल एरिया है, और जब जॉब छोड़ने के बारे में आई तब लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है बाहर, अभी यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो बहुत लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि आपको यही करना है, तो आई थिंक ये सब नॉइज़ है, ये सब शोर है जो आपको छोड़ना पड़ेगा। और मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि अल्टीमेटली आप कैसा फील कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको लग रहा है कि यार ये कर लूँगा मैं, दिक्कतें आएंगी, बहुत कुछ होगा, पर मैं कर लूँगा, तब आप किसी की मत सुनना, ठीक है। आई नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उसमें फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी और मन भी टूटेगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं उस चीज़ को लेकर, देन गो फॉर इट। क्योंकि कोई सक्सेस स्टोरी उठा लीजिए, आप कोई जर्नी उठा लीजिए, कोई रूल नहीं है सक्सेस का कि ये करने से ऐसा होगा। जैसे शुरुआत में हमने कहा कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही, वो आपके लिए अलग हो सकती है, सबके लिए अलग हो सकती है, सबकी जर्नी अलग है, और ऐसा करने से ऐसा ही होता है, ये कहीं किसी रूल बुक में नहीं लिखा। अगर आप ये कहते हैं कि इस तरीके से करने से ये होगा, या उसकी वो सक्सेस स्टोरी है और उसको रेप्लिकेट करके आप भी कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल उसके उल्टा करें और आप बहुत अचीव कर लें। तो मेरी खैर जितना अगर मैं कुछ बोल सकूं तो मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप कितना कन्विंस्ड हैं, आप कितना पैशनेट हैं, और आपको लगता है कि मैं कर लूँगा इसको। तो आपको जो है ऑब्वियसली आपके जो बहुत ही नियर एंड डियर वंस हैं, जो शायद 4 से 5 लोग कहा जाता है होते हैं, अगर वो कन्विंस्ड हैं, वो आपसे आपके साथ हैं, अगर आप उनको कन्विंस कर पाते हैं एक इमोशनल सपोर्ट के लिए, तो और वो आपको मान रहे हैं कि हाँ आप कर लोगे, तो आप कर लोगे, तो आपको दुनिया की सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये टेक है। It was lovely talking to them, and it was lovely sharing my experience, and I hope my journey, whatever the journey is, and I'm still learning, and I hope that journey will inspire you. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.